गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय कुमार श्रीवास्तव ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है। गुजरात के वडोदरा शहर की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी, जो वडोदरा की आन बान और शान मानी जाती थी एक समय में, लेकिन पिछले कुछ वक्त से लगातार यूनिवर्सिटी की शाख गिरती जा रही है और उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं एमएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय कुमार श्रीवास्तव को ठहराया जा रहा था। आखिरकार लंबे अरसे से मांग के बाद अब प्रोफेसर विजय कुमार श्रीवास्तव ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर है वडोदरा से, वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी से और वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों से। हमारे साथ वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी से ही जुड़े हुए कपिल जोशी हैं। कपिल भाई, आज एक बड़ा निर्णय यूनिवर्सिटी के लिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा कि गुजरात सरकार का भ्रष्टाचार का ये भांडा फूटा हुआ है। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि अभी इसके पहले भी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर श्रीश कुलकर्णी जो कुलपति के लिए गैर लायक थे, उसके सामने भी एक जागरूक नागरिक ने हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दाखिल की थी। तभी जजमेंट वो जागरूक नागरिक, सेक्शन प्रेमी नागरिक के सही में आया और श्रीश कुलकर्णी को वहाँ से रेजिग्नेशन देना पड़ा, सरकार को उनको निकालना पड़ा। सही में सरकार को इससे बोध पाठ लेना चाहिए था, लेकिन सरकार, एक कहावत है कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी वो टेढ़ी रहती है। इस तरीके से सरकार ने क्या किया, वापस प्रोफेसर विजय कुमार श्रीवास्तव, जिसकी लायकात प्रोफेसरशिप की मात्र 3.5 साल थी, लेकिन 10 साल की प्रोफेसरशिप का एक्सपीरियंस दिखा के उसको कुलपति में निमणूक दे दी। तो ये सरकार को सही में सोचना चाहिए कि बार बार आज जो लायकात नहीं है ऐसे लोगों को क्यों अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। बात बहुत स्पष्ट है कि ये गुजरात की जो भाजपा सरकार है वो भ्रष्टाचार में मानती है और बार बार सिर्फ गुजरात के अंदर पूरी जितनी भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एक विचारधारा वाले को बिठाया जाता है। उसकी लायकात जो कोई एमिनेंट पर्सन जैसी नहीं होती है, लेकिन एक कोई पार्टी की विचारधारा के लोगों को ऐसी पोस्ट पे बिठाया जाता है और ये लोग सरकार की जीओजूरी करते हैं और सरकार के सामने मुजरा करते हैं और वाह वाह करते हैं और ऐसे लोगों को बिठा के ये यूनिवर्सिटी को खल्लास करना चाहते हैं, खात्मा बुलाना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में यूनिवर्सिटी में क्या बदलाव आया है? पिछले सालों में यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग है वो रुपए की तरह गिरता जा रहा है, वो संभलता नहीं जा रहा है। तो आज आपके सामने बहुत स्पष्ट है कि आज एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें या नेक के अंदर बात करें तो आज यूनिवर्सिटी का कोई भी जगह स्टेटस अच्छा नहीं है। आज एमएस यूनिवर्सिटी एक राजकीय अखाड़ा बन चुका है और आज ये अखाड़ा के अंदर वडोदरा के नागरिक, वडोदरा के स्टूडेंट्स, वडोदरा के टीचर्स कम्युनिटी, वडोदरा के नॉन टीचिंग स्टाफ, उन लोगों को भुगतना पड़ता है। अभी वाइस चांसलर तो 3-3 साल 5-5 साल आते हैं, हनीमून पीरियड में आके मौज शौक करके चले जाते हैं, लेकिन भुगतना यहाँ की जनता को पड़ता है। आज जिसका नाम विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी का जितना फलक पे था, आज वो यूनिवर्सिटी 200 के अंदर भी रैंक में नहीं आती है। तो आप समझ सकते हो कि जिस तरीके से रुपया गिरता जा रहा है, इस तरीके से यूनिवर्सिटी की जो हालत है, रैंकिंग भी है, वो भी गिरता जा रहा है। ऐसा क्या किया जाएगा? नए वीसी आएंगे तो क्या स्थिति में कुछ सुधार होगा? क्या आशा है ऐसी कोई? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पहले के ज़माने में वीसी इकोनॉमिस्ट आया करते थे, पद्म भूषण आया करते थे, चाहे वो लॉर्ड भिखू पारिक साहब हो, हंसा मेहता मैडम हो, ऐसे ऐसे एमिनेंट पर्सन जिनकी जो एक गोल और एक विजन से आते थे और यूनिवर्सिटी को एक फलक पे लेके जाते थे। लेकिन आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न का जवाब मैं इसलिए नहीं दे सकता हूँ कि ये गुजरात की भाजपा सरकार को शैक्षणिक क्षेत्र में रस नहीं है, उसको सिर्फ भ्रष्टाचार में ही रस है। इसलिए ऐसे वीसी पिछले 20 साल से मैं बात करूं तो आज की तारीख में पिछले 20-25 साल से ये बीसी की जो निमणूक है वो ऐसे ही होती जा रही है और बार बार उसको भुगतना पड़ रहा है बड़ौदा की जनता को, यूनिवर्सिटी के टीचर्स कम्युनिटी को, स्टाफ को और स्टूडेंट्स को।
चलिए आशा करते हैं कि एमएस यूनिवर्सिटी को एक अच्छे वाइस चांसलर मिले, क्योंकि वाइस चांसलर ज़्यादातर सर्वे सर्वा माने जाते हैं और उन्हीं के हाथों पूरी यूनिवर्सिटी संचालित होती है। ऐसे में एमएस यूनिवर्सिटी की शाख अगर बचानी है, एमएस यूनिवर्सिटी का जो दबदबा था पूरे विश्व में, विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी का नाम ऐसा जुड़ा हुआ है, उसकी शाख अगर बचानी है तो एक अच्छे वाइस चांसलर की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि वडोदरा के बच्चों को, वडोदरा के साथ साथ देश दुनिया के बच्चों को, स्टूडेंट्स को अच्छा एजुकेशन मिल सके और वडोदरा का नाम एमएस यूनिवर्सिटी के नाम से फिर से जाना जा सके। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए। किसी भी देश के विकास और स्थिरता में व्यापार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये देश में न केवल आर्थिक समृद्धि लाता है बल्कि दो देशों के बीच में बेहतर संबंधों का सेतु भी बनता है। और इसी के चलते इस वक्त हम वडोदरा के वाणिज्य भवन में मौजूद हैं, जहां पर अफगानिस्तान के काउंसिल जनरल और CGCCI के प्रतिनिधि भारत और अफगानिस्तान के बीच में व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए एक विशेष बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच में व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा देकर खास तौर पर गुजरात जैसे व्यापारिक केंद्रों के साथ काम करना है। और इसी के साथ ही आने वाली ट्रेड एक्सपो को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में रिश्तों को और मजबूत करेगा और भारत में अफगानिस्तान के छवि को सुधारने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। वडोदरा के वाणिज्य भवन में आयोजित इस बैठक में अफगानिस्तान के काउंसिल जनरल ने भारत और खास तौर पर गुजरात के व्यापारिक जगत के लिए कई संभावनाओं के दरवाजे खोले। अफगानिस्तान की समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक संसाधन जैसे ड्राई फ्रूट्स, केसर, कीमती पत्थर और कालीन भारतीय बाजार के लिए बड़े अवसर साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। गुजरात के व्यापारियों के लिए यह एक सुनहरा मौका हो सकता है, जहां वे इन क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग कर अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। इस बैठक के बाद आप अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में संबंधों को लेकर क्या नई उम्मीदें कर रहे हैं? अफगानिस्तान में 2024 में एक नया रिजियम फॉर्म हुआ है, गवर्नमेंट चेंज हुआ है। इसका बहुत सारा असर पूरे ग्लोबली देखने को मिल रहा है और कंट्री बहुत जल्दी से स्टेबल हो रहा है और प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। तब ऐसे मौके पे ये बहुत क्रूशियल मोमेंट है जो इंडिया को कुछ रोल प्ले करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ बायलैटरल ट्रेड हो, बिजनेस हो, कल्चरल हो, इकोनॉमी हो, उसमें इंडिया और अफ़गानिस्तान पार्टनरशिप करके बहुत अच्छा कुछ म्यूचुअली बेनिफिट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात एक व्यापारिक केंद्र है, तो गुजरात के व्यापारियों को इसका क्या लाभ पहुंचा? अफ़गानिस्तान इज़ वेरी फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसके यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं। वहाँ पे गैस, ऑयल, सोलार, मिनरल्स और कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। ड्राई फ्रूट्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारे ऐसे फील्ड है जिसको इंडिया बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकती है। और अफ़गानिस्तान और इंडिया का हिस्टोरिकल रिलेशंस भी बहुत अच्छे रहे हैं सालों से। दोनों देशों के कंट्री के लोग आपस में एक दूसरे के लिए काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनका तालमेल और आपसी विचार बहुत अच्छे मिलते जुलते हैं। तो इंडिया कैन टेक अ मेजर रोल फॉर डूइंग बिजनेस विथ अफ़गानिस्तान। और स्पेशली अभी जब नया कंट्री रिबिल्ड हो रहा है और वी आर द वेरी गुड एंड इमीडिएट नेबर, तो इंडिया को मैं डेफिनेटली समझता हूँ कि कोई भी फील्ड हो, अफ़गानिस्तान के साथ बिज़नेस के लिए बहुत अच्छे मौके मिल रहेंगे। और आने वाले दिनों में इंडिया के लिए सारे ये जो फील्ड हमने बताए उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कौन कौन से क्षेत्र में हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती है? बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए आए थे कि आप अफ़गानिस्तान से व्यापार करो, अफ़गानिस्तान से लो और अफ़गानिस्तान को दो। तो जैसे अफ़गानिस्तान से ड्राई फ्रूट बहुत आता है, माइनिंग्स बहुत आती है वहाँ से, वहाँ क्रूड बहुत है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है इंडियन बिजनेसमैन के लिए, गुजराती बिजनेसमैन के लिए। और यहाँ से वहाँ बहुत फार्मा सेक्टर का पूरा अफ़गानिस्तान में इंडिया और पाकिस्तान से ही जाता है। मेडिसिन से, डॉक्टर को जो ट्रेनिंग देते हैं, नर्सिस से, ये सब फार्मा सेक्टर पूरा अफ़गानिस्तान दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट है।
तो आज जो कामिल साहब आए थे वो उन्होंने बहुत अच्छा अपना स्पीच में बोले कि अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी लास्ट 3 इयर्स में 3 साल पहले अफ़गानिस्तान का जो रुपया है वो अगेंस्ट $130 था, जो आज 70 के आसपास है। तो ये स्पष्ट दिखता है कि अफ़गानिस्तान डेवलप हो रहा है। तो उन्होंने एक सांत्वन दिया, उन्होंने एक सिक्योरिटी सेफ्टी की जो बात है मेन अफ़गानिस्तान के साथ, तो उन्होंने बोला कि भी 40 साल से जो अफ़गानिस्तान में चल रहा था वो कंट्री की खुद की लड़ाई थी, लेकिन आज की तारीख में अफ़गानिस्तान सेफ़ है। आप कोई भी जगह पे कोई भी सेक्टर पे आ सकते हैं, घूम सकते हैं और अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, और एम्बेसी उसमें पूरा आपको हेल्प करेगी। तो ये सब सारी चीज़ें अफ़गानिस्तान से, आपका जो क्वेश्चन है, अफ़गानिस्तान से माइनिंग, जो भी इंडस्ट्रीज माइनिंग रिलेटेड है, जो भी इंडस्ट्रीज क्रूड रिलेटेड है और ड्राई फ्रूट रिलेटेड है, तो वो वहाँ से हम ला सकते हैं। और अफ़गानिस्तान में तो दूसरा कुछ है ही नहीं, आप वहाँ से कुछ भी भेज सकते हो। फार्मा सेक्टर है, प्रोसेस फूड है, ये सब लाइन में ओपन मार्केट है वहाँ। और वहाँ गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट है अभी, जो हम लोगों ने एक दो एक्सपीरियंस जिन लोगों ने बिजनेस किया है उन्होंने भी जो बात किया, वो हिसाब से इतना वहाँ अभी उन लोगों का जो रवैया है वो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए ओपन है। और वो लोग पूरा बोलते हैं कि आप आज एप्लीकेशन करो, 3 दिन में आपको फैक्ट्री की परमिशन मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें हो रही है। तो इसके लिए आज तक डेलीगेट्स था, टूंक समय में बड़ौदा से हमारा बिजनेस डेलीगेट्स अफगानिस्तान जाएगा और ऐसे बिजनेस ट्रिप भी करने वाला है। गुजरात के वडोदरा के वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वन विभाग ने डेसर तालुका के एक गांव में छापा मारा और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों के पास से 40 पहाड़ी तोते के बच्चे बरामद हुए हैं। यह तोते प्लास्टिक की थैली में छिपा कर ले जाए जा रहे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान माणी वनराज वनुभाई और सुभाष भाई गोपाल भाई माली के रूप में हुई है। સાવલીના સાંઢાસદ ગામના 2 ઈસમ હતા, જે 3 દિવસે એમના પર નજર રાખેલી હતી। તો તેઓ તેમના ઘરેથી થેલીમાં કંઈક લઈ જતા ઈસમ જોવા મળતા, તો તેમના ત્યાંથી દુમાડ ચોકડી પાસે અમને તેઓ રોકી ફોરેસ્ટને જાણ અગાઉ કરી જ હતી। ફોરેસ્ટની ટીમ બી તેમની પાસેથી 40 નંગ પહાડી પોપટના બચ્ચા મળી આવેલ છે। તેઓને અત્યારે હાલ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ પર લાવેલા છે અને આગળની કાર્યવાહી ચાલુ છે। पहाड़ी तोते वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट एक्ट के तहत संरक्षित श्रेणी में आते हैं। आरोपियों ने ताड़ के पेड़ों से इन पक्षियों के घोंसले नष्ट कर यह गंभीर आरोप को अंजाम दिया है। वन विभाग ने इस मामले में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आरोपियों पर सख्त कार्यवाही शुरू कर दी है। વડોદરા ખાતે ગઈકાલે સાંજે જીએસપીસીની બાતમીના આધારે વન વિભાગે એક છટકું ગોઠવેલ હતું। એમાં સાવલી ડેસર તાલુકાના સાડાસાલા ગામના 2 આરોપી પોપટ લઈને આવતા હતા, જ્યારે પહાડી પોપટ કુલ નંગ 4 થેલીની અંદર ભરેલ હતા। એમાં માળી વનરાજ મનુભાઈ તેમજ સુભાષભાઈ ગોપાલભાઈ માળી એમ બંને આરોપીઓને વન વિભાગે ઝડપી પાડ્યા અને એમને ધોરણસરની કાર્યવાહી કરી છે। વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટ 1972 સેક્શન 251 મુજબ એમની સામે ધોરણસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે અને આ જે પહાડી પોપટ છે એ શેડ્યુલ એનિમલ હોય એમની સામે સખતમાં સખત તેમને દંડ ભરવામાં આવશે અને ફરી આ વન ગુનો ન કરે તે માટે તેમને સમજ આપવામાં આવશે। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब?
बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा। इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा के गोरवा बापू की दरगाह और मधुनगर ब्रिज पर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। वडोदरा शहर के गोरवा इलाके में बापू की दरगाह और मधुनगर ब्रिज के पास किए गए अवैध अतिक्रमणों पर महानगर पालिका की अतिक्रमण शाखा ने बड़ी कार्रवाई की। वडोदरा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फैले अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए महानगर पालिका की अतिक्रमण शाखा लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में आज गोरवा इलाके में बापू की दरगाह और मधुनगर ब्रिज के पास बने कच्चे पक्के अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए पुलिस सुरक्षा के साथ अतिक्रमण शाखा की टीम ने कार्रवाई की। इससे पहले अतिक्रमण शाखा की ओर से अतिक्रमणकारियों को स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। नोटिस की समय सीमा खत्म होने के बाद आज टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। TP 55B અને એમાં સમાવેશ વિસ્તાર ગોરવા BIDC થી બાપુની દરગાહ થઈ, મધુનગર 4 રસ્તા થઈ, આગળ 55A ટીપીમાં આવતા રોડ લાઇનના 24 મીટર ટીપી રસ્તામાં આવતા રોડ લાઇનના દબાણો, શેડ, ઝૂંપડા, કાચા પાકા મકાન, લગભગ 42 જેટલા યુનિટ છે। ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ, ટીપી ડિપાર્ટમેન્ટ, TDO ડિપાર્ટમેન્ટના બિલ્ડિંગ ઇન્સ્પેક્ટરશ્રી, સર્વેયરશ્રી સાથે રાખી ફાયરની ટીમ, GB ટીમ અને દબાણ શાખા દ્વારા તેમના આગેવાનીમાં दूर करवानी कार्रवाई चालू है। महानगर पालिका की यह कार्रवाई शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान को आगे भी जारी रखा जाएगा। अनेक नाना मोटा दबाणों जे आ विस्तारमा थया हता एने दूर करवानुं काम थई रह्युं छे। बापूनी दरगाहथी छेक बोरिया तळाव केनाल ब्रिज सुधी आखो रोड 24 मीटरनो कार्पेट बने, બંને બાજુ પેવડ બ્લોક લાગે અને લોકોની સુવિધામાં વધારો થાય એના માટે જ્યારે રોડ બનાવવાનો કોન્ટ્રાક્ટ અપાઈ ગયો છે ત્યારે આ રોડ લાઈન ખુલ્લી કરીને અમે આ રોડ બનાવવાનો પ્રોસેસ કરી રહ્યા છે। આગામી દિવસમાં મધુનગર 4 રસ્તાથી મધુનગર બ્રિજ સુધી અને મધુનગર બ્રિજથી ગોરખનાથ મંદિર સુધીના રોડ લાઈન પણ અમે ખુલ્લી કરીશું અને ત્યાં પણ નવીન રોડ જે તે માપના 24 અને 12 મીટરના રોડો પણ અમે આગામી દિવસોમાં બનાવવાના છે। એનો પણ ટેન્ડર પ્રોસેસ હાલમાં ચાલુ છે। गुजरात के मेहसाणा में सड़क सुरक्षा महीने के अवसर पर सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने आरटीओ ने एक अनोखा और प्रभावशाली कदम उठाया।
इस अभियान के तहत यमराज के गेटअप में एक व्यक्ति ने शहर भर में हेलमेट पहनने के महत्व का संदेश दिया। इस संदेश के द्वारा आरटीओ ने यह दर्शाया कि हेलमेट एक सुरक्षा कवच है जो किसी भी दुर्घटना में सिर की गंभीर चोट से बचाता है। इतना ही नहीं, चेकिंग के दौरान जिन लोगों ने भी हेलमेट पहन रखा था, पुलिस की टीम ने उन्हें गुलाब का फूल देकर प्रोत्साहित किया। રોડ સેફટી મંથ 2025 અંતર્ગત આજે અવેરનેસના જે કાર્યક્રમો જે કરીએ છીએ એની અંદર આજે એક નવતર પ્રયોગ કર્યો છે કે જેમાં મહેસાણા જિલ્લાના જે રાધનપુર ચોકડી અને ડેરી રોડ છે, ડેરી રોડ ઉપર જે લોકો રોડ સેફટીના નિયમોનું પાલન નથી કરતા, હેલ્મેટ સીટ બેલ્ટ નથી પહેરતા, એવા લોકો માટે આજે એક સોફ્ટ એન્ફોર્સમેન્ટનો કાર્યક્રમ કર્યો છે કે જેની અંદર જે લોકો પાલન કરે છે એમના માટે ચોકલેટ અને ફૂલનું એમને અભિવાદન કરી એમને પ્રોત્સાહિત કર્યા છે। સામા પક્ષે જે લોકો એનું પાલન નથી કરતા એ લોકો માટે અમે એક યમરાજની વ્યવસ્થા આજે કરી હતી કે જે યમરાજ એમને એમની ભાષામાં સમજાવે કે ભાઈ હું અહીંયા છું અને હાલ નકલી વેશમાં છું, પણ બની શકે કે તમારી પાસે હેલ્મેટ નથી તો આગળ 5 કિલોમીટર દૂર હું તમને અસલી રૂપમાં પણ મળી જાઉં। એ સંજોગોમાં મારી ગદાનો પ્રહાર તમારી હેલ્મેટ હશે એ જ વેઠી શકશે। તો આ રીતે લોકોમાં જાગૃતિ કરવા માટે અમે નવો પ્રયોગ કર્યો છે અને લોકોએ આને સારો પ્રતિસાદ આપ્યો છે અને હસતા હસતા પોતાની ભૂલો સ્વીકારી છે। भारत देश में कोरोना जैसे HMPV वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना जैसे वायरस HMPV का आज महाराष्ट्र में बुधवार को तीसरा केस मिला है। मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल में 6 महीने की बच्ची संक्रमित मिली है। उसे 1 जनवरी को खांसी, सीने में जलन और ऑक्सीजन लेवल 84% तक गिरने की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि वह अब बिल्कुल ठीक है। मुंबई में इस वायरस का पहला मामला सामने आया है। मंगलवार को नागपुर में 2 केस सामने आए थे। यहाँ 13 साल की लड़की और 7 साल का लड़का संक्रमित मिला था। हालांकि इन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं कराना पड़ा। इलाज के बाद उनकी स्थिति कंट्रोल में है। ताजा केस मिलने के बाद देश में इस वायरस के कुल मामले 9 हो गए हैं। महाराष्ट्र से पहले सोमवार को कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1-1 केस मिलाकर वायरस के कुल 6 मामले सामने आए थे। HMPV के सामने आने के बाद राज्य ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इधर गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को HMPV केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं।